तो इससे पहले वाले वीडियोस के अंदर हमने पढ़ा था एसिड बेस सॉल्ट के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में और उसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में। अब आगे हम पढ़ लेते हैं उनकी डेफिनेशंस के बारे में। भाई एसिड बेस सॉल्ट की प्रॉपर्टीज तो आपने पढ़ ली, बट मैंने आपको समझाया था कि इन वीडियोस में, आज की वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली हम एसिड कहें किसको, बेस कहें किसको और किस बेसिस पे कहें। ठीक है, तो वो डिटेल देने के लिए हम बात कर रहे हैं डेफिनेशंस ऑफ एसिड एंड बेस की, कि एसिड और बेस की डेफिनेशंस दी जाए और एसिड और बेस के बारे में डिटेल आपको बताई जाए कि किसे एसिड कहा जाए और किसे बेसिस कहा जाए। तो अब जब बात आती है कोई कंसेप्ट की, कोई डेफिनेशन की, तो हम नॉर्मली जनरली जब पढ़ते हैं, ठीक है, तो अलग अलग साइंटिस्ट की अपनी अपनी अलग अलग क्या होती है, राय होती है, अलग अलग एडवाइजेज होती हैं, तो उसके बेसिस पे अलग अलग कंसेप्ट जन्म लेते, कंसेप्ट बनते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास कितने कंसेप्ट आए हैं, 3 कंसेप्ट आए हैं। किसके लिए? अरेनियस और बेस को एक्सप्लेन करने के लिए, पूरी तरीके से आइडेंटिफाई करने के लिए कि किसे हम एसिड कहें, किसे हम बेसिस कहें। तो पहला कंसेप्ट है आपका अरेनियस थ्योरी। दूसरा कंसेप्ट रहेगा जो जॉन ब्रॉन्स्टेड और थॉमस लॉरी ने मिलके एक थ्योरी बनाई थी, जिसे आप ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी कहेंगे। ठीक है, और लुईस कंसेप्ट आपका, लुईस थ्योरी जो रहेगा वो लास्ट पार्ट आपका रहेगा इसके अंदर। तो आज के वीडियोस में हम ये 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं और इसके अंदर बहुत सारी नई नई चीज़ें हमें एसिड और बेस के बारे में पता चलेगी। तो शुरू करते हैं हम अरेनियस थ्योरी से। अरेनियस थ्योरी की अगर अपन बात करें, समझिएगा, पहले पर्पस समझ लेते हैं। पर्पस सीधा सा है कि एसिड बेस को डिटेल में समझना है कि एसिड किसको कहना है और बेस किसको कहना है। तो अरेनियस ने क्या कहा था वो मैं आपको समझा देता हूं। अरेनियस ने हमें ये कहा कि आप एसिड किसे कहना, आप एसिड उसको कहना कि भाई जो आपके किसी भी मान लो आपका कोई सॉल्यूशन है, कोई भी आपका सब्सटेंस है, ठीक है, वो सब्सटेंस है, अगर उस सब्सटेंस का एक्वस सॉल्यूशन लिया जाए और उस एक्वस सॉल्यूशन का हाइड्रोलाइसिस करवाने पर ना, थोड़े कंसेप्ट बारी बारी आ रहे हैं बट घबराइएगा मत। जैसे कि सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, आपके सामने उस सब्सटेंस का आपने एक्वस सॉल्यूशन लिया है और उस एक्वस सॉल्यूशन का आपने क्या करवाया, हाइड्रोलाइसिस करवाया। हाइड्रोलाइसिस इज नथिंग, वाटर के साथ उस सब्सटेंस को क्या किया है आपने, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दिया है। ठीक है, दोनों तरफ इलेक्ट्रोड लगा के, और आपने उस सब्सटेंस के अंदर क्या किया है, यूं कह सकते हैं हम हिंदी में या नॉर्मल लैंग्वेज में हम कहें तो हमने उसके अंदर क्या किया है, बिजली भेजी है, अपने उसके अंदर बिजली प्रोवाइड की। तो इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने पर होता क्या है, कोई भी कंपाउंड जो होता है उसके एक्वस सॉल्यूशन का हाइड्रोलाइसिस करवाने पर, ठीक है, क्या कंडीशन होती है कि वो कंपाउंड जो हो जाता है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, वो उसके आयनों में विभक्त हो जाता है। समझेंगे, ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएगी, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे सब्सटेंस है हमारे पास HCl, इससे समझिएगा, HCl का एक्वस सॉल्यूशन लिया, HCl का आपने ले लिया एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब आपने उसका लिक्विड फॉर्म ले लिया, ठीक है, वाटर के साथ ना। अब आप उसका क्या करवा रहे हो, इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हो। इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने पर क्या होता है, ये आपके इनके आयंस के अंदर, उसके अंदर जो बीकर के अंदर जो आपके पड़ा हुआ है, अभी जो पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है HClAq, ठीक है। अब ये क्या हो जाता है, बीकर के अंदर जो पड़ा रहेगा उसके अंदर, आपके बीकर के अंदर अब हाइड्रोलाइसिस आप करवा दो, उसके बाद जो रहेगा वो रहेगा H+AQ एंड Cl -AQ। अब मतलब क्या है इसका, तो मतलब ये है कि ये जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, और वो कौन से पार्ट है, वो इसके आपके कौन से पार्ट रहेंगे, वो उसके आयंस रहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है, यह आपका जो रहेगा कैटायन रहेगा और ये आपका क्या रहेगा, एनायन रहेगा। तो यहां पे अपन बात करें HCl डिवाइड हो गया H+ आयन में और Cl- आयन में, किस प्रोसेस के थ्रू, हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू। तो अब यहां समझिएगा, ये बेसिक पार्ट है, इसके बेसिस पे अरेनियस ने एक थ्योरी निकाली। इसके बेसिस पे अरेनियस ने थ्योरी, क्योंकि ये सारे प्रोसेसेस उसने एसिड्स के साथ किए, आप समझिएगा, ज्यादातर जो एसिड्स उसके पास आए
उसके साथ इसने ये प्रोसेसेस सारे के सारे किए, और ये प्रोसेसेस करने पर उसने एक चीज नोट की और एक चीज को समझा। अरीनियस अंकल ये समझे कि भाई आपका जो कोई भी सब्सटेंस है उसका एक्वस सॉल्यूशन का हाइड्रोलाइसिस करवाने पर अगर आपके पास क्या प्राप्त हो रहा है, H+ आयन आपको मिल रहा है, तो वो आपका जो है वो किसकी श्रेणी में आता है, एसिड की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो यहां से एक कंसेप्ट जन्म लेता है, एक कंसेप्ट क्लियर होता है हमारा कि अरीनियस ने हमें क्या बताया एसिड के बारे में कि कोई भी सब्सटेंस उसका एक्वस सॉल्यूशन का हाइड्रोलाइसिस करवाने पर अगर H+ आयन वो देता है तो वो आपका क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। अब कैसे, तो उसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने डाल देता हूं, वो एग्जांपल्स आप लिख लीजिए, समझ लीजिए। जैसे कि हमारे पास है H+ आयन, सॉरी HCl है, HCl का एक्वस सॉल्यूशन था, हाइड्रोलाइसिस करवाया हमने तो H+Aq बना प्लस Cl माइनस Aq बना। H2SO4 है। इससे दो चीजें आपको समझ में आएगी या फिर आप सीख पाएंगे, तोड़ना, Aq आयंस में डिवाइड होंगे तो आपको आयंस का ज्ञान भी हो जाएगा कि किस तरीके से आयंस में टूटते हैं। सॉरी, H+Aq, SO4 2 माइनस की जगह हम बात करें HSO4 माइनस HNO3 का एक्वस लिया जाए तो H+Aq प्लस NO3 माइनस Aq हमारे पास। H2CO3 की बात की जाए और इसका एक्वस पार्ट लिया जाए तो H+ आपका Aq प्लस HCO3 माइनस Aq आपका निकल जाता है। आप देखिए CH3COOH है आपके पास, CH3COOH का अगर एक्वस पार्ट लिया जाए और उसका डिवीजन किया जाए तो आपके पास रहेगा CH3COO माइनस ऑफ Aq प्लस H+। तो हमें जो सिमिलर पार्ट नजर आ रहा है आप इस पे फोकस कीजिए, और फोकस करने के बाद हमें जो सिमिलर चीज नजर आ रही है सारे एसिड्स के अंदर कि इन सभी का हाइड्रोलाइसिस करवाने पर आपको जो मिल रहा है, क्या मिलता है, H+ आयन मिलता है। और यही चीज अरीनियस ने नोट करके हमें क्या दी, हमें बताया, हमें कंसेप्ट के तौर पे दी कि भाई हाइड्रोलाइसिस करवाइए, H+ आयन अगर आपको मिलता है तो वो H+ आयन आयंस के तौर पे H+ आयन मिल रहा है आपको, तो वो आपका क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। ये आपको कंसेप्ट दिया है किसने, अरीनियस ने। ना यही कंसेप्ट अगर हम बेस के ऊपर बात करते हैं या बेस के ऊपर ट्राई करते हैं, ये एग्जांपल्स मैं आपके साइड में रहने देता हूँ, यही कंसेप्ट हम बेस के ऊपर ट्राई करते हैं कि हम बेस किसको कहेंगे। अरीनियस ने एसिड के बारे में तो हमें समझा दिया, अब बेस के बारे में बात करें तो हम वही चीज कहते हैं, सब्सटेंस लो, एक्वस सॉल्यूशन लो और हाइड्रोलाइसिस करवाओ। ये कॉमन फैक्टर है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके थ्रू आप अप्लाई कीजिए यही चीज किसके ऊपर, बेसिस के ऊपर, और बेसिस में अप्लाई करके कॉमन चीज फाइंड कर लीजिए जो अरीनियस ने किया था कि भाई NaOH आपका बेस है मान लीजिए, तो NaOH का आप एक्वस सॉल्यूशन लीजिए, ये आपका NaOH का क्या मिल गया आपको, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का आप हाइड्रोलाइसिस करवा दीजिए, हाइड्रोलाइसिस करवाने पर Na+Aq प्लस OH माइनस Aq आपको मिल जाता है। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये चीज आपने इस बेस में करवा दी है। अब दूसरे बाकी सारे बेसिस के साथ भी अरीनियस ने ये जब सारा का सारा काम किया, हाइड्रोलाइसिस करवा के और आपके आयनाइजेशन किया, तो आयनाइजेशन करने पर उसके पास जो एक कॉमन फैक्टर निकल के आता है, वो फैक्टर निकल के आता है OH माइनस का। तो यहां से उसने कंसेप्ट निकाला, कैसे निकाला वो अपन डिस्कस कर लेते हैं आगे। जैसे हमारे पास दूसरे जो आपके सारे के सारे बेसिस हैं हम उनकी बात कर लेते हैं और उनका भी हम क्या कर लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन का हाइड्रोलाइसिस कर लेते हैं। जैसे कि K प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस, ठीक है। देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था अगर आप फॉर्मूले लर्न कर लेंगे तो आप ज़्यादा समझ पाएंगे, ज़्यादा पढ़ पाएंगे। वही चीज़ मैं आपको वापस दोहरा रहा हूँ कि आपको इसके अंदर फॉर्मूले लर्न करने रहेंगे, ठीक है। फिलहाल
और अगर आप इसे बनाना समझना चाहते हैं कि कैसे बनाना है, तो इसके अंदर आपको 9th के अंदर हम फॉर्मूले बनाने का कंसेप्ट या पार्ट भी क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हमें आइडिया है, तो आप फॉर्मूला बनाना वहाँ से सीख सकते हैं। NaOH KOH CaOH2 MgOH2। तो ये जो 5 रिएक्शंस हम देखते हैं, 5 फैक्टर्स हम देखते हैं, इसके ऊपर अगर फोकस करें, इसके ऊपर अगर ध्यान दें, तो हमारे को एक कॉमन फैक्टर निकल के आता है जो हमारे पास, वो क्या नजर आता है, OH-। नाउ अरीनियस, ऑब्वियसली अरीनियस की जगह कोई भी पर्सन होगा वो एक ही चीज कहेगा सीधे सीधे से कि जो भी आपका कोई सब्सटेंस है इनकेस, वो सब्सटेंस अगर उसका एक्वस सॉल्यूशन लेने पर, उस एक्वस सॉल्यूशन के बाद उसका हाइड्रोलाइसिस करवाने पर अगर आपको उस सब्सटेंस में OH- फाउंड होता है, OH- आपको मिलता है, ठीक है, आयन, तो आप उसे क्या नाम दे सकते हैं, बेसिस नाम दे सकते हैं। बेस की कैटेगरी में उसे आप रख सकते हैं। और अगर आपको H+ आयन मिल रहा है तो आप उसे क्या लिख सकते हैं, एसिड की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो ये कंसेप्ट था आपके अरीनियस का, अरीनियस थ्योरी का कंसेप्ट था कि भाई किस तरीके से किसको आप एसिड कहेंगे और किसको आप क्या कहेंगे, बेसिस कहेंगे, H+ आयन के बेसिस पे और आपके OH- आयन के बेसिस पे। ना आप समझिएगा, एसिड के बारे में थोड़ा और डीप जाते हैं, थोड़ा और कंडीशन में जाते हैं हम, कि आप समझना कि अगर हम जो प्रोसेस अपना रहे हैं सब्सटेंस का एक्वस सॉल्यूशन और हाइड्रोलाइसिस, अगर मैं सब्सटेंस का एक्वस सॉल्यूशन ना लूं और उसका हाइड्रोलाइसिस नहीं करवाता हूं, तो क्या मैं उसे एसिड कहूंगा या नहीं कहूंगा, ठीक है, ये क्वेश्चन उठता है। तो ये क्वेश्चन जब उठता है तो अपन उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जैक्टली जब आप किसी सब्सटेंस का एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हो और उसका हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हो, तो आपके साथ हो क्या रहा है, एसिड के साथ हो क्या रहा है, समझिएगा, ठीक है। जैसे मेरे पास एक बीकर है, ये कंसेप्ट हम क्लियर कर चुके हैं अरीनियस का कि भाई किसको आप एसिड बोलेंगे और किसको आप बेस कहेंगे। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्यों हम ऐसा कहते हैं, क्यों हम एसिड ही कहते हैं उसको। तो हम जैसे कहते हैं HCl मैंने लिया, उसका एक्वस सॉल्यूशन का मतलब मैं उसके अंदर क्या जोड़ दूं, H2O जोड़ दूं। तो एग्जैक्टली डीपली उसके अंदर होता क्या है मैं आपको समझा देता हूं कि एक्वस सॉल्यूशन लेने पर आपके पास HCl प्लस आपके पास क्या मिलता है, H2O मिलता है ना। अब आप अगर इसका हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हो तो इसके अंदर से H+ आयन और आपके H2O जो है वो H2O आपके H+ आयन के साथ भी ऐड हो रहा है, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। H+ के साथ आपके क्या है, एक्वस है, और Cl- भी आपका क्या है, एक्वस सॉल्यूशन में। तो आपका H+ के साथ भी H2O ऐड हो रहा है और Cl- के साथ भी आपका क्या ऐड हो रहा है, H2O ऐड हो रहा है। तो क्योंकि हम H+ आयन के बेसिस पे किसी भी चीज को एसिडिक बोल रहे हैं, तो मैं आपको यह समझा दूं कि H2O ऐड होने पर ही HCl आपका जो होगा उसका क्या हो पाएगा, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस नाम से ही क्लियर है, हाइड्रोलाइसिस का मतलब सीधा सा है, वाटर को ऐड करो और उनको आयनों में तोड़ दो, आयनाइजेशन उसका कर दो। तो वाटर को ऐड नहीं करोगे तो आयनाइजेशन कैसे करोगे, सिंपल सा फैक्ट है। सॉलिड सब्सटेंस का आप आयनाइजेशन कैसे कर सकते हैं, तो वही केस है कि उसे पहले सॉल्यूशन में बदलना होगा, उसका हाइड्रोलाइसिस करना होगा और उसके बाद ही आप उसको क्या कर सकेंगे, आयनाइज्ड कर सके, सॉरी एक्वस सॉल्यूशन लेना पड़ेगा और उसके बाद ही उसका आप क्या कर पाएंगे, हाइड्रोलाइसिस कर पाएंगे। तो यहां पे मेरे पास HCl था, ध्यान देने योग्य बात है, HCl था, अगर मैं उसको H2O के साथ कंबाइन नहीं करता हूं तो मुझे H+ पाने की संभावनाएं मुश्किल लगती हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि एग्जैक्टली जो मैं प्राप्त कर रहा हूं एसिड के साथ, वो जो है वो इससे कंबाइंड फैक्टर में मिल रहा है मुझे, कि यहां पे मेरे पास जितना H+ एसिडिटी होने के लिए या एसिडिटी फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सी चीज एसिड होगी, तो उस बेसिस पे जितना H+ इंपॉर्टेंट है उतना का उतना क्या इंपॉर्टेंट है, H2O इंपॉर्टेंस रखता है। तो मैं बात करूं कि कोई चीज एसिड कब होगी या कोई चीज कितनी एसिडिक होगी, कि भाई H+ आयन आपका है और उसके साथ आपका क्या ऐड हो रहा है, H2O और ऐड हो रहा है, तो ये कंबाइंड आयन बनाता
है जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, जिसे हम फॉर्मूला देते हैं H3O+ का। तो मैं ये कह सकता हूं कि जिस किसी सब्सटेंस में हाइड्रोलाइसिस करने पर H3O+ आयन बनता है वो आपका जो कहलाएगा वो एग्जैक्टली आपका क्या कहला रहा है, एसिडिक कहलाएगा, या फिर उसकी एसिडिक वो आपका क्या शो करेगा, एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। तो कोई सब्सटेंस एसिडिक प्रॉपर्टी, कोई सब्सटेंस एसिड होता है बिल्कुल, बट वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा या नहीं करेगा ये डिपेंडेंसी किसके ऊपर आ जाती है, H2O के ऊपर आ जाती है। तो यहां से हमारे को हाइड्रोनियम आयन के बारे में क्लियरेंस मिलता है कि हम हाइड्रोनियम आयन किसे कहते हैं और हाइड्रोनियम आयन की इंपॉर्टेंस एसिड होने में या नहीं होने में किस तरीके से है। तो वही है कि भाई H3O+ आयन अगर कोई सब्सटेंस बना रहा है तो वो आपका क्या कहलाएगा, एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा कंसेप्ट हमारा क्लियर होता है हाइड्रोनियम आयन का। अरेनियस के अंदर हमने एसिड और बेस के बारे में डिस्कस किया, अभी हमने हाइड्रोनियम आयन के बारे में डिस्कस किया। नाउ तीसरा एक पॉइंट आता है, हमने यहाँ कैटेगराइजेशन कर दिया, अलग अलग हमने डिवाइड्स कर दिया। ठीक है, लास्ट जो आपका जो वीडियो था उसके अंदर हमने सॉल्ट के बारे में पढ़ा। सॉल्ट के अंदर हमने पढ़े 3 टाइप के सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट और एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट के बारे में डिटेल में पढ़ा। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर हम बात करें एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट के बारे में, तो एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट जो है वो हमने डिस्कस किए थे किसके बेस पे, स्ट्रॉन्ग आपके एसिड्स और वीक एसिड्स, या फिर स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस के बेसिस पे। तो यहां डिस्कस करें अगर हम, ठीक है, तो जनरली एक क्वेश्चन उठता है स्टूडेंट्स के दिमाग में, एक क्वेश्चन ये उठता है कि यार सर हमारे पास ये एसिड्स हैं, हमारे पास ये बेसिस हैं, आप इनको एसिड बोल रहे हो, ऑब्वियसली जिनके अंदर H+ आयंस निकल रहे हैं उनको हम एसिड बोल रहे हैं, ऑब्वियसली जिनके अंदर OH- आयन निकल रहे हैं उनको हम बेसिस बोल रहे हैं। तो फिर आप कैसे डिफाइन करोगे या कैसे आप एक्सप्लेन करोगे कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा वीक एसिड है, या फिर कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है और कौन सा वीक बेस है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड किसके ऊपर डिपेंड करता है उसको मैं क्लियर कर देता हूं आपको। वो डिपेंडेंसी इसके ऊपर रहेगी, क्योंकि आप अगर मेन पॉइंट पे जाओ, मेन मुद्दे पे जाओ, तो हम बात करें कि एसिड होना नहीं होना डिपेंड कर रहा है H+ आयन के ऊपर। किसके ऊपर, H+ आयन के ऊपर। तो H+ आयन के ऊपर अगर एसिड होना या नहीं होना डिपेंड कर रहा है, तो यहां पे जब आपके पास कोई सब्सटेंस है, जो कोई भी सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस के अंदर एक कंडीशन रहेगी कि जब हम सब्सटेंस का एक्वस सॉल्यूशन लें और उसका हम क्या करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, तो उसके अंदर वो सब्सटेंस जो है, वो सब्सटेंस के अंदर 2 कंडीशन रहती है। एक तो वो पूरी तरह से फुल आयनाइजेशन, एंड हम कहें कि लेस आयनाइजेशन। अब इसका मतलब हम समझ लेते हैं। फुल आयनाइजेशन का मतलब क्या है कि भाई जब आपके पास मान लीजिए HCl है, तो HCl अगर आपने एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, उसका हाइड्रोलाइसिस करवा दिया, तो उसके अंदर 2 कैटेगरी है कि आपका एक तो फुल आयनाइजेशन, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनका फुल आयनाइजेशन होगा। फुल आयनाइजेशन का मतलब क्या, जितना क्वांटिटी में आपने HCl लिया है वो सारा का सारा HCl जो है वो आयनाइज्ड होके और सारा का सारा अपनी तरफ से क्या निकाल देगा, हर मॉलिक्यूल उसके अंदर क्या निकाल के दे देगा आपको, H+ आयन निकाल देगा, फुल्ली आयनाइज्ड हो जाएगा, उसका एक एक मॉलिक्यूल अपने अंदर से H+ आयन निकाल देगा। भाई HCl की मैंने 1 लीटर की क्वांटिटी ली है, तो उसके अंदर उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं वो सारे के सारे आपके क्या निकाल के दे देते हैं, H+ आयन निकाल के दे देते हैं। एक कैटेगरी ये बनती है एसिड की। दूसरी कैटेगरी वो बनती है जिसके अंदर लेस आयनाइजेशन होता है। लेस आयनाइजेशन का मतलब मैं समझाता हूं, जहां पे मैं HCl का 1 लीटर का आप एसिड ले रहे हो और वहीं पे आप CH3COOH का 1 लीटर ले लीजिए, दोनों ही एसिड है, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों के अंदर H+ आयन आयनाइज्ड होने पर निकलेंगे। बट यहां डिफरेंस किस बेसिस पे कर देते हैं, डिफरेंस इस बेसिस पे आ जाता है कि H+ आयन की क्वांटिटी कितनी होगी। HCl के अंदर केस क्या रहेगा, HCl का एक्वस सॉल्यूशन है, अगर आप उसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हो तो H+ आयन जो है वो इतना सारा का सारा जो HCl है वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, H+ आयंस के अंदर।
ठीक है, तो वो उसका फुल्ली आयनाइजेशन हो गया। बट जब यही केस हम CH3COOH के साथ करते हैं तो CH3COOH जो होता है वो टोटल या पूरी तरह से आयनाइज्ड नहीं होता है। ठीक है, वो पूरी तरह से आयनाइज्ड नहीं होता है, मतलब उसका एक परसेंटेज, एक पार्ट जो रहता है वो अनआयनाइज्ड रह जाता है। वापस लाइन पे आप गौर करिएगा, अनआयनाइज्ड रह जाता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इसके अंदर CH3COOH का अगर मैं उतनी ही क्वांटिटी लूं तो उसके अंदर H+ आयन उतना नहीं बनेगा जितना कि मुझे किसमें मिल रहा है, HCl के अंदर मिल रहा है। यहां से ये कंसेप्ट मैं उठाता हूं कि भाई जो आपका ऑब्वियसली, क्योंकि हमारी एसिड प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, H+ आयन के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो जो आपका ज्यादा H+ आयन देता है हाइड्रोलाइसिस पर, जो आपका ज्यादा H+ आयन देता है सब्सटेंस, वो आपका जो कहलाएगा वो कहलाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। तो मैं यहां पे क्लियर कर देता हूं कि आपका स्ट्रॉन्ग एसिड जो होगा कौन होगा, HCl होगा। और जो आपका कम दे रहा है, लेस आयनाइजेशन दे रहा है, तो वो आपका जो रह जाएगा वीक एसिड। अब देखो एक चीज समझ गए, इस एसिड के अंदर स्ट्रॉन्ग कौन है और वीक कौन है, किस बेसिस पे बोला, H+ आयन्स के बेसिस पे बोला कि भाई हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हो, H+ आयन आप निकाल रहे हो, तो H+ आयन किसके अंदर ज्यादा मिल रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, H+ आयन किसके अंदर लेस मिल रहा है तो वो वीक एसिड है। अब यही चीज आप किसके अंदर अप्लाई कर लीजिए, बेस के अंदर। बेस के अंदर भी हम बात करें, जो हमारे पास सारे बेसिस हैं, अगर उनका एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं और हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो उसके अंदर OH- आयन की क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा कि OH- आयन कितना मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है। अगर आपको फुल्ली, आप पूरी तरह से आयनाइज हो जाता है अगर सब्सटेंस और OH- आपके ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाता है तो वो आपका क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। ठीक है, और लेस आपको OH- आयन मिल रहा है उसके अंदर आयनाइजेशन के बाद, तो वो आपका क्या कहलाएगा, वीक बेस कहलाएगा। तो ये ऐसे कैटेगराइज करेंगे हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को। ठीक है, तो ये लास्ट टाइम हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में जस्ट हमने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अभी हमने डिटेल, अब जब आप अरेनियस थ्योरी पढ़ रहे हो तो उसके अंदर हम डिटेलिंग पे आ गए और डिटेल में हमने समझ लिया कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, इसके बेसिस पे आपने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड वीक बेस आपने नाम दिया। तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और मैं कैटेगराइज कर देता हूँ, NaOH आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, पूरी तरह से आयनाइज्ड हो जाता है, KOH आपका पूरी तरह से आयनाइज्ड हो जाता है, OH- में बदल जाता है, CaOH2 थोड़ा क्वांटिटी इन दोनों से कम रहता है बट पूरी तरह से लगभग आयनाइज हो जाता है, तो ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड में, स्ट्रॉन्ग बेस में कन्वर्ट कह सकते हैं आप। ये दोनों जो फैक्टर्स हैं ये दोनों आपके पूरी तरह से आयनाइज नहीं होते हैं, दैट्स व्हाई हम इनको क्या कहेंगे, वीक बेस की कैटेगरी में रखते हैं। यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं HCl, H2SO4 और HNO3 आपके जो रह जाते हैं वो लगभग किस में चले जाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर आपके यूज में आएंगे। बट H2CO3 और CH3COOH ये पूरी तरह से आयनाइज नहीं होंगे, तो ये आपके किस कैटेगरी में रहेंगे, वीक बेस की कैटेगरी में रहेंगे। तो आपने तीसरा कंसेप्ट समझा है अरेनियस थ्योरी के अंदर ही, आपने कितना कंसेप्ट समझा है, तीसरा कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट आपने अरेनियस थ्योरी के बेसिस पे एसिड और बेस किसको कहेंगे वो समझा। दूसरा आपने जो समझा वो आपने क्या समझा कि भाई आप किस बेसिस पे आप एसिडिक प्रॉपर्टी कौन शो करेगा और कौन नहीं शो करेगा, H3O+ आयन, हाइड्रोनियम आयन के बारे में समझा। थर्ड कैटेगरी आपने समझी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में। अब फोर्थ पार्ट जो है वो हम समझ लेते हैं, वो पार्ट सीधा सा है। एक पार्ट और एक प्रॉपर्टी और आई थी एसिड और बेस के बारे में हमारे पास, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में समझना जरूरी हो जाता है, ठीक है, कि किस तरीके से ये न्यूट्रल कर रहे हैं और हम इसे न्यूट्रलाइजेशन क्यों कह रहे हैं। जब हम डीप इनके बारे में पढ़ते हैं तो अरेनियस, देखो समझना, कोई भी कंसेप्ट या कोई भी थ्योरी दी जाती है किसी भी साइंटिस्ट के थ्रू, तो वो थ्योरी देने के बाद उसके थ्रू दूसरी प्रॉब्लम्स जो होती है उनके सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं। तो हमेशा यही कंसेप्ट रहता है। मैथमेटिक्स में आपको कोई भी कंसेप्ट दिया जाएगा तो मैथमेटिक्स के थ्रू आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हो, उन प्रॉब्लम्स के आप सॉल्यूशंस निकाल पाते हो, सॉल्यूशंस फाइंड करते हो। फिजिक्स के अंदर आपको डेरिवेशंस दिए जाते हैं, जो डेरिवेशन आ रहा है उसके थ्रू जो फॉर्मूलाज आ रहे हैं उनके थ्रू आप दूसरी प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हो, सुलझा पाते हो। तो आपको अरेनियस ने ये थ्योरी दी है, ये थ्योरी के बेसिस पे आपने कई सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉर्ट आउट किए, प्रॉब्लम्स सुलझाई है। कैसे सुलझाई है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एग्जैक्टली किस तरीके से होती है ये हमें किसने समझाया, अरेनियस ने समझाया। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक नॉर्मल रिएक्शन में आपके सामने लिख रहा हूं HCl + NaOH।
स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में। ठीक है, आप के दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, ये स्ट्रॉन्ग बेस हैं, सर आपने तो लिख दिया, हम कैसे पता लगाएं? तो आप ये समझ लीजिएगा, ये आप जनरली लिख के नहीं पता लगा सकते, ये आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर याद रखना रहेगा। ये प्रैक्टिकल लेवल की बात है, ठीक है, और प्रैक्टिकल लेवल पे ही आप आइडिया लगा सकते हैं कितना H+ आयन आपका उसके अंदर निकल रहा है या कितना नहीं निकल रहा है। तो HCl और NaOH की अपन डिस्कस कर लेते हैं। रिएक्शन की बात करें, टूटेगा, ये भी टूटेगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहां हम इस रिएक्शन का थोड़ा सा डीप पार्ट रीड करें, स्टडी करें, तो हमें एक चीज समझ में आती है। हम वो बात करते हैं कि इसके अंदर आपका H+ आयन निकल रहा है और इसके अंदर आपका OH- निकल रहा है। ऑब्वियसली हमने यही निकाल के और यहाँ पे इन दोनों को जोड़ के क्या बना दिया, H2O बना दिया। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, HCl और NaOH के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। HCl को आप एसिड बोलते हो, पर अरेनियस थ्योरी की बेसिस पे HCl को आप एसिड क्यों बोलते हो? क्योंकि उसके अंदर कौन है, H+ आयन है। NaOH को आप बेस बोलते हो। NaOH को आप अरेनियस के बेसिस पे बेस क्यों बोलते हो? क्योंकि उसके अंदर क्या है, OH- आयन। आप ध्यान देना, अगर किसी एसिड के अंदर से उसका वो पार्ट निकल जाए जो उसकी एसिडिटी को परफॉर्म करता हो, जो उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी को परफॉर्म करता हो, तो फिर जो भी पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा, न्यूट्रल। उसके अंदर एसिडिटी का पार्ट रह ही नहीं जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसी तरह से NaOH है, NaOH के अंदर से OH, भाई OH का माइनस का मतलब क्या है, OH- का मतलब है कि इसी की वजह से ये बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है। अगर ये पार्ट ही इसका निकल के और क्या हो जाता है, अच्छा ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करने का रीजन है इसका और ये बेसिक प्रॉपर्टी शो करने का रीजन है, ये दोनों ही रीजन आपस में मिल जाते हैं और आपस में मिलके क्या बना देते हैं, वाटर बना देते हैं। तो एसिडिक प्रॉपर्टी भी खत्म हो गया आपका और बेसिक प्रॉपर्टी भी खत्म हो गया। तो यहां से समझ में आता है कि भाई एसिडिक प्रॉपर्टी और बेसिक प्रॉपर्टी मिलके क्या बना रहे हैं, न्यूट्रल कंपाउंड बना रहे हैं आप। ठीक है, अब जो भी आपका जो बच गया वो भले आपका मिला लो, आप NaCl आपका बच के मिल जाता है। तो ये जो मिल जाएगा इसके अंदर ना तो एसिडिक प्रॉपर्टी होगी, उसका रीजन क्योंकि इसके अंदर से H+ आयन जो एसिडिक प्रॉपर्टी आपका रखता था वो आपका क्या हो चुका है, भाग चुका है, चला जा चुका है। ठीक है ना, इसके अंदर OH- आयन। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि NaCl जो आपका कंपाउंड बन रहा है वो ना तो आपका एसिडिक होगा ना ही आपका क्या होगा, बेसिक होगा। तो एसिडिक और बेसिक नहीं होने की वजह से एक न्यूट्रल सॉल्ट मिलता है हमारे को। ठीक है, तो ये न्यूट्रल सॉल्ट मिलता है और इसी के बेसिस पे आप एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट की भी आप समझ सकते हैं कि भाई अगर स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा तो कुछ H+ आयन का जो रहेगा पार्ट वो इनके सॉल्यूशंस में रहेगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की आप रिएक्शन करवाते हो तो कुछ पार्ट जो रहेगा वो किसका रहेगा, एसिडिक पार्ट आपका जो रहेगा वो आपके सॉल्यूशन में रहेगा। तो सॉल्यूशन में रहेगा तो ऑब्वियसली वो फिर क्या कहलाएगा, एसिडिक सॉल्ट कहलाएगा। उसी तरीके से वाइस वर्सा आपका बेसिक सॉल्ट का भी आप एक्सप्लेनेशन इसके थ्रू दे सकते हैं। तो ये हमने बात की किसके बारे में कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को आप किस तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हो, किस तरीके से डिटेल में हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है ना। एक केस इसके अंदर इसी का एक प्रॉपर्टी है, ये जो रिएक्शन है वो आपकी एक्सोथर्मिक रहेगी। कैसी रहेगी, एक्सोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ये रहता है कि जो रिएक्शन होने के बाद हीट इवॉल्व किया। हीट इवॉल्व करने का मतलब रिएक्शन होने के बाद उसके अंदर से हीट इवॉल्व हो, गर्म रहे। ठीक है, तो ये आपका एसिड और बेस रिएक्शन होने के बाद, ठीक है, उसके अंदर से उनके रिएक्शन होने पर हीट इवॉल्व होती है। दैट्स वाई इस रिएक्शन को आप क्या नाम देते हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन नेम आप देंगे। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ कंसेप्ट रहा, स्ट्रॉन्ग एसिड और आपका आपके पास रहा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप किसे कहेंगे और किसे नहीं कहेंगे। तो यहाँ तक हमने समझा और क्लियर किया हमारी तरफ से कि भाई ये सारे कंसेप्ट अरेनियस के बेसिस पे हमने कौन कौन से कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन किए। बट कोई भी थ्योरी दी जाती है वो थ्योरी अपने आप में पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि एक जो साइंटिस्ट होता है वो अपने लेवल पे अपने क्राइटेरिया के थ्रू वो आपको एक्सप्लेनेशन देता है। अब उसके अंदर क्या होता है, कुछ कमियां, कुछ कंडीशंस, कुछ क्वेश्चंस उठते हैं उसके बाद। तो क्वेश्चंस अरेनियस थ्योरी पे क्या उठे, अरेनियस थ्योरी आपने पढ़ ली, समझ ली, H+ आयन OH- बेसिस पे आपने देख लिया। अब केस आता है कि अरेनियस थ्योरी के ऊपर कुछ क्वेश्चन उठे। वो क्वेश्चन ये उठे कि सर इन केस कोई ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनके अंदर आपके H+ आयंस नहीं हैं, OH- आयंस नहीं है, तो फिर हम उनको
क्या कहेंगे, हम उनको एसिडिक कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, बेसिक कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। तो उसके लिए आपकी नई थ्योरी आती है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी। तो ये ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी जो है अरेनियस थ्योरी के बाद प्रोपाउंड की गई थी और वो एक्सप्लेन किया, उसके थ्रू हमने एक्सप्लेन किया कि H+ आयन OH- आयन अगर एक्वस सॉल्यूशन में आपको नहीं मिल रहे हैं तो उन सब्सटेंसेस के अंदर किनको आप एसिडिक कहेंगे या किनको आप बेसिक कहेंगे।